चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। सिक्योरिटी लॉ के अंदर अभी हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका क्या नाम है? ऑम्ब्यूड्समैन। चलो एक बार चैप्टर का नाम बोलो, ऑम्ब्यूड्समैन। एक बार और बोलो, ऑम्ब्यूड्समैन। एक बार और बोलो, ऑम्ब्यूड्समैन। अब ऑम्ब्यूड्समैन होता क्या है वो ध्यान से सुनो। इसका एग्जैक्ट हिंदी होता है लोकपाल। लिखो, लोकपाल। सुना है लोकपाल? सुना है? अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली में काफी दिन से रह रहे हैं, तो दिल्ली का तो बड़ा ट्रेंडिंग वर्ड है लोकपाल, क्योंकि हमारे जो चीफ मिनिस्टर अभी के हैं वो लोकपाल के मुद्दे पे ही तो हंगामा किए थे। आप लोग भूल भी गए होंगे, जनता भूल जाती है कि नहीं? तो लोकपाल वर्ड जानते हो आप? नहीं जानते ना? इसी के ऊपर चैप्टर है, इसलिए पूरा बताऊंगा लोकपाल क्या होता है। तो पहले लोकपाल लिखा कि नहीं लिखा पहले बताओ। तो ऑम्बुड्समैन का मतलब लोकपाल। कुछ लोग पहले समझ नहीं रहे, मैं बोल क्या रहा हूं। लोकपाल, लोकपाल लिखा, ये लिखा था लोकपाल। चलो अब ध्यान से सुनो जरा। देखो तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चलो अब शांति से सुनना, ठीक है। सबसे पहले ओम्बुड्समैन क्या होता है, तो लोकपाल। आप मुझे पहले ये बताइए, हम लोग सिविल ओम्बुड्समैन पढ़ रहे हैं, क्रिमिनल ओम्बुड्समैन पढ़ रहे हैं, है ना, पब्लिक ओम्बुड्समैन पढ़ रहे हैं, या सिक्योरिटी मार्केट से जुड़ा हुआ ओम्बुड्समैन पढ़ रहे हैं? ठीक है, तो चलो एक बात बताता हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ तुम लोग को। दिल्ली में जब केजरीवाल साहब की सरकार आई तो उस समय उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि यहाँ लोकपाल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोकपाल होना चाहिए। और जब लोकपाल वो नहीं ला पाए तो 49 डेज की कितने डेज में उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था, अगर आप लोग को याद हो तो। जब इनकी पहली बार सरकार बनी थी तो लगभग 49 डेज या कुछ ऐसे ही चली थी, और इन्होंने कहा कि हमने लोकपाल का वादा किया था, लोकपाल हम नहीं ला पाए तो हम इस्तीफा देते हैं। तो लोकपाल का मतलब होता है एक सरकारी ऑफिसर। कौन? एक सरकारी ऑफिसर जिसका काम है सिटीजन्स, नागरिकों की क्या सुनना? कंप्लेंट सुनना। क्या सुनना? कंप्लेंट सुनना। किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ। किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ। पहले ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो सरकार के खिलाफ नागरिकों के शिकायतों को सुनने वाले ऑफिसर को क्या बोलते हैं? लोकपाल या ओम्बुड्समैन। पहले ये बात समझ में आ गया? तो ये जनरल डेफिनेशन था। क्या था ये? जनरल डेफिनेशन। कहीं लिखना तो हिंदी में लिख लो। क्या लिखोगे? सरकार या, लिखो हिंदी में लिखो, सरकार या सरकारी संस्थाएं। मुझे लगता है लिख पाएगा ये लोग, लिख पाओगे? सरकार या सरकारी संस्थाएं होगा ना, संस्थाएं, ठीक है ना? संस्थाएं के खिलाफ संस्थाओं होता है शायद, हाँ चलो कोई बात नहीं। तो क्या लिखा? सरकार या सरकारी संस्थाओं या संस्थाएं, जो भी है, संस्थाओं के खिलाफ नागरिकों के शिकायतों को सुनने वाला, नागरिकों के शिकायत को सुनने वाला, शिकायतों को सुनने वाला, है ना, अफसर। एकदम हिंदी है तो अफसर ही लिखो ना। अफसर, अफसर समझते ना? ऑफिसर का हिंदी अफसर, नहीं तो अफसर लिखना। अरे हम लोग भी तो अफसर हैं। हाँ अफसर, ऑफिसर मत लिखना। ऑफिसर इंग्लिश में होता है, हिंदी में क्या होता है? अफसर। ठीक है, अफसर को लोकपाल कहते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? नहीं समझ में आया? क्या समझ में आया पहले बताओ। किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ, है ना, सरकार या सरकारी संस्थाओं के खिलाफ। किसके कंप्लेंट? बोलो, नागरिकों के कंप्लेंट। ये इसी बंद कर दो, है ना? ठीक है, मेरी बात सुनो। नागरिकों के शिकायतों को सुनने वाला अफसर क्या कहलाता है? लोकपाल। ये था जनरल डेफिनेशन। अब हम पढ़ रहे हैं कौन? कैपिटल मार्केट ओम्बुड्समैन, सिक्योरिटीज मार्केट ओम्बुड्समैन। तो इसका सीधा मतलब है ये किसके खिलाफ सुनेगा? सिक्योरिटीज मार्केट या कैपिटल मार्केट में कौन कौन होते हैं बताओ, तुम ब्रॉडली बताओ कौन कौन होते हैं। एक तो लिस्टेड कंपनीज होती हैं और दूसरा इंटरमीडियरीज होते हैं। ये होता है ना, अरे ये होता है ना। तो सुनो इधर देखो,
एकदम शांति से सुनना। देखिए जैसे मान लीजिए ये पूरा एरिया कैपिटल मार्केट है। देखो ऐसे तो आपको याद होगा, सिक्योरिटी मार्केट बोल दीजिए, शेयर मार्केट बोल दीजिए, कैपिटल मार्केट बोल दीजिए, सब इंटरचेंजेबली यूज होता है, पर ज्यादा पॉपुलर वर्ड मुझे कैपिटल मार्केट लगता है। नहीं, कैपिटल मार्केट के अंदर कौन कौन होता है मुझे ये बताओ। सर सबसे बड़ी संस्था लिस्टेड कंपनीज होती हैं, नहीं होती हैं? ठीक है सर, ये तो सबसे बड़ी संस्था है। अच्छा, लिस्टेड कंपनी जो लिस्टेड हो चुकी हैं वही है, जो लिस्टेड होने जा रही हैं वो भी, जो लिस्टेड होने जा रही हैं वो भी। दूसरा, एनी कंपनी या एनी, इसी में आगे लिस्टेड में समझ जाना वो, ठीक है। एनी इंटरमीडियरी, आपको याद होगा इंटरमीडियरीज बहुत सारे हैं। अब इंटरमीडियरीज के अंदर आपको याद होगा, एक तो नॉर्मल इंटरमीडियरीज हैं। नॉर्मल इंटरमीडियरीज में बताओ कौन कौन? मर्चेंट बैंकर, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, है ना, अंडरराइटर्स, बैंकर टू द इशू, स्टॉक ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, है ना। उसके बाद क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, नाम सुना है इन सब का, है ना, ये सब हो गया। और उसके बाद एक थोड़ा अलग तरीके का होता है जिसको हम पीआईवी कहते हैं। याद है पीआईवी? म्यूचुअल फंड, एआईएफ, सीआईएस, आरईआईटी, आईएनवीआईटी, याद है ये सब? तो अगर कैपिटल मार्केट में तुम देखो तो ब्रॉडली इतने ही लोग मिलते हैं। इनके खिलाफ अगर सिटीजन का मतलब यहाँ कौन होगा? इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स की कोई शिकायतें हैं तो वो शिकायत कौन सुनेगा? ऑम्बुड्समैन। ठीक है, तो लो कैपिटल मार्केट ऑम्बुड्समैन, देखो तो स्पेलिंग यही है, देखो तो कैपिटल मार्केट ऑम्बुड्समैन हियर्स, यहां पे कौन होगा? सिटीजन्स या इन्वेस्टर्स, ये ना, ठीक है। तो देखिए सिटीजन्स, इन्वेस्टर्स क्या कर रहा है एग्जैक्टली? आपका कंप्लेंट कर रहा है। किसको कंप्लेंट कर रहा है? ऑम्बुड्समैन को, है ना। मेक्स कंप्लेंट अगेंस्ट किसके? कैपिटल मार्केट के अंदर लिस्टेड कंपनीज या इंटरमीडिएट्स, याद रहेगा। और इसको कौन सुनेगा? कैपिटल मार्केट से जुड़ा हुआ कौन? ऑम्बुड्समैन। ये समझ में आया कि नहीं? आप पहले बताइए, आप याद रहेगा तो जल्दी बताओ। कैपिटल मार्केट ऑम्बुड्समैन का क्या काम है? किसके खिलाफ कंप्लेंट सुनना? लिस्टेड कंपनीज या एनी कंपनी विच इंटेंस टू बी लिस्टेड, और इंटरमीडिएरीज। इंटरमीडिएरीज में बहुत ब्रॉडली जाओगे तो नॉर्मल इंटरमीडिएरीज, और उसके बाद कौन? आपका पीआईवी। पीआईवी में आपको याद होगा 5 हम पढ़ते हैं, ऐसे उससे ज्यादा है, याद रहेगा। इसको उतार लो। ठीक है, तो लिस्टेड कंपनीज और इंटरमीडिएरीज के खिलाफ, है ना, नागरिकों के शिकायतों को सुनने वाला कौन है? लोकपाल है ना। और लोकपाल कैसा लोकपाल है? ये कैपिटल मार्केट लोकपाल, याद रहेगा। अच्छा, तुम लोग को लगता होगा कि सर सेबी के खिलाफ, सेबी के पास कंप्लेंट नहीं होगा। सेबी तो रेगुलेटर है, सेबी के खिलाफ भी कंप्लेंट हो सकता है, लेकिन सेबी भी नहीं सुन रहा है तो ऑम्बुड्समैन। नहीं समझे? अरे सैट तो सेबी पहले क्या देगा? डिसीजन देगा तो उसके खिलाफ अपील करोगे ना सैट में। लेकिन हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, सेबी नहीं सुन रहा है, मान लो सेबी नहीं सुन रहा है, स्टॉक एक्सचेंज नहीं सुन रहा है, तो फिर आप लोकपाल के पास जा सकते हैं। मेक्स कंप्लेंट अगेंस्ट, ठीक है। एक बार बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा, उसके बाद चैप्टर में कुछ भी नहीं है। हटाऊं? पीआईवी समझते हो ना? पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। ठीक, चलो। सेबी के खिलाफ ऐसे नहीं होता है, मतलब एक बात मैंने बताया, बोलने के लिए बोल सकते हैं, पढ़ेंगे ना लाइन बाय लाइन, देखते हैं अगर मिलता है तो लिख देंगे। आगे बढ़े, चलो इधर देखो, आ जाओ। सबसे पहले ऑम्बुड्समैन इन अ लिटरल सेंस, है ना, इज एन, बोलो,
इंडिपेंडेंट पर्सन अपॉइंटेड टू हियर, उनका क्या काम है? सुनना। और सुन के सिर्फ सुनना या उसके ऊपर एक्ट अपॉन करना? क्या होता है एक्ट अपॉन? एक्शन लेना। किसके कंप्लेंट्स? सिटीजन्स के कंप्लेंट अबाउट गवर्नमेंट सर्विसेज। तो बताओ ये कैपिटल मार्केट का ओम्बुड्समैन के बारे में डेफिनेशन दिया, ये जनरल डेफिनेशन है? ये जनरल डेफिनेशन जो तुम लोग को हिंदी में नहीं लिखवाया था मैंने। नागरिकों के शिकायतों को सुनने वाला, किसके खिलाफ? सरकार या सरकारी संस्थाओं के खिलाफ। याद रहेगा। आइए, अच्छा तुम्हें क्या लगता है ये ओम्बुड्समैन जो है सिर्फ कैपिटल मार्केट में अपॉइंट होता है या अलग अलग रेगुलेटर्स भी अपॉइंट करते हैं? जैसे आप LIC, आप मुझे लगता है आपके हर घर में LIC का कुछ ना कुछ होगा, तो LIC की डायरी आती है। LIC की डायरी पहले तो खूब आती थी, पता नहीं आजकल आती है कि नहीं। तो LIC की डायरी में शुरुआत के पेजेज में देखना फ़ोन नंबर सब लिखे रहता है वो लोग, उसमें देखना ओम्बुड्समैन का भी एक पेज होता है। तो LIC ने भी क्या अपॉइंट किया हुआ है? ओम्बुड्समैन। वो हो गया इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन। क्या हो गया? इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन। अब LIC किया हो या IRDA किया हो, है ना? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? पहले बताओ। तो हर सेक्टर में ओम्बुड्समैन होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? पहले बताइए। क्लियर है? तो इसी तरीके, अच्छा ये ओम्बुड्समैन का कॉन्सेप्ट भारत में आया है, सबसे पहले स्वीडन में आया था। स्वीडन कहाँ है? मुजफ्फरनगर के बगल में। कहाँ है? फॉरेन कंट्री, बात खत्म, इंडिया से बाहर है। स्वीडन इंडिया के बाहर ही है ना? हाँ, बहुत लोगों को पता नहीं रहता है ना, उनको लगता है बस यहीं पे होगा। अच्छा, उसके बाद क्या ये धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैल गया? बोलो। तो देखो भारत में जैसे बैंकिंग सेक्टर का भी ओम्बुड्समैन होता है, इंश्योरेंस कंपनी भी बहुत बार क्या अपॉइंट करती है? ओम्बुड्समैन अपॉइंट करती है अपने कस्टमर्स के लिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आइए, तो भारत में भी सिक्योरिटी मार्केट में भी ओम्बुड्समैन लाने के लिए कौन सा रेगुलेशन लाया गया? सेबी ओम्बुड्समैन रेगुलेशन 2003। ठीक, आइए ओम्बुड्समैन का डेफिनेशन देखो। ये कौन सा ओम्बुड्समैन पढ़ाने जा रहा हूं? ये सिक्योरिटी लॉ वाला। आइए, ओम्बुड्समैन का मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जिसको इस रेगुलेशन के रेगुलेशन नंबर 3 में अपॉइंट किया गया। ठीक है, और ओम्बुड्समैन में ही कौन आएगा? स्टाइपेंडरी ओम्बुड्समैन भी आएगा। बताओ स्टाइपेंड किसको मिलता है? मतलब मेन को या ट्रेनी वाले को? तो ओम्बुड्समैन इंक्लूड्स द स्टाइपेंडरी ओम्बुड्समैन। स्टाइपेंडरी का मतलब ट्रेनी ओम्बुड्समैन है वो। क्या है? ट्रेनी ओम्बुड्समैन। क्लियर है? अब आओ, अगर इस रेगुलेशन में और घुसोगे तो ओम्बुड्समैन का डेफिनेशन और अच्छा दिया है। ओम्बुड्समैन एक ऐसा पर्सन है जिसको अपॉइंट किया गया है, वहां लिखा था रेगुलेशन 3, अब क्या लिख दिया? रेगुलेशन 9। तो 3 रीड विद 9, 3 रीड विद 9। और इसका पर्पस यहां लिखा है। पर्पस क्या है जरा देखिए आप, कि आपको अपॉइंट किया गया है क्या बनने के लिए? ओम्बुड्समैन बनने के लिए। और ओम्बुड्समैन बन के क्या करेंगे? तो भाई हम सुनेंगे कंप्लेंट सारे मैटर्स पे, या जो मैटर्स हम आपको बताएंगे स्पेसिफिक मैटर्स। अच्छा, कहीं का भी कंप्लेंट सुन लेंगे या आपका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन बताएंगे हम। जैसे हो सकता है ईस्ट इंडिया का अलग हो, वेस्ट इंडिया का अलग हो, साउथ इंडिया का अलग हो, नहीं समझे? अलग अलग हो सकता है। और उसके बाद क्या ये मुफ्त में काम करेगा या उसको खर्चे दिए जाएंगे? उसको खर्चा दिया जाएगा। कौन देगा? सेबी देगा ना। तो सेबी उसको खर्चा दे सकता है। ऑनोरियम समझते हैं आप? मतलब ओम्बुड्समैन जनरली कौन लोग बनते हैं मालूम है? जो कहते हैं मतलब किसी भी इंडस्ट्री के बहुत बड़े आदमी हैं, है ना, तो उसको ऐसे बैठा दिया, मतलब कोई सैलरी वैलरी ऐसा सच नहीं है, तो बोला खर्चा दिलवा दिया ऑनोरियम के नाम पर, जैसे हर महीने 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए दे दिया। मतलब ऐसा सच कोई नौकरी नहीं है, क्योंकि आप सरकार के खिलाफ अपील सुनने के लिए बैठे हुए हैं, तो सरकार आपको नौकरी पे कैसे रखेगी? तो आप सरकार के नौकर हो जाएंगे ना। नहीं समझ में आया? आप सरकार के खिलाफ क्या सुनते हैं? कंप्लेंट, और सरकार के नौकर हैं आप, ये ऐसे कैसे चलेगा? तो इसलिए इसको नौकरी नहीं बोला जाता है। पर नौकरी नहीं बोलोगे यार भाई, कुछ भी है। अब जैसे बोला जाता है कि दुनिया में जो एजुकेशन है वो बहुत नोबल काम है ना, बहुत नोबल काम है। तो लेकिन फिर एजुकेशन देने वाले को भी तो भाई खाना पीना चाहिए, है नहीं? पहले के ज़माने में जो शिक्षक होते थे वो क्या लेते थे? गुरु दक्षिणा। आजकल क्या लेते हैं? फीस। तो है नोबल काम है, लेकिन खर्चा तो सबका है ना। बात समझ रहे हो? जो मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा जो तुम समझ रहे हो, मैं एक ऐसे बोल रहा हूँ। अब ऐसे डॉक्टरी, चिकित्सा, वो भी एक नोबल काम है। आप किसी की जान बचाते हैं, भगवान है, पर भाई डॉक्टर का भी तो अपना फीस है कि उसको भी तो घर चलाना है। तो इसी तरह ओम्बुड्समैन समझ गए, बहुत मतलब बहुत इज्जतदार पोजीशन है।
पर इज्जत से घर नहीं चलेगा ना यार। इज्जत से चलेगा, पेट चलेगा ना, इज्जत से चलेगा ना, प्यार से चलेगा, पैसा से चलेगा। तो पैसा तो इसको भी चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए पहले बताओ। तो पैसा के नाम पे आप सैलरी तो वर्ड बोलेगा नहीं, तो क्या बोल दिया, एक्सपेंस, ऑनोरियम। ऑनोरियम समझते ना, ऑनर, ऑनर का मतलब इज्जत, मतलब इज्जत के भाव से आपको दिया। सिटिंग फीस याद होगा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को क्या दिया जाता है, सिटिंग फीस, कि साहब आप जब जब आओगे आपको क्या मिल जाएगा, सिटिंग फीस मिल जाएगा। और ये सब कौन देगा, सेबी। याद रहेगा। चलो, भारत में अगर आप सिक्योरिटीज मार्केट के ओम्बुड्समैन बनना चाहते हैं तो क्या क्या क्वालिफिकेशन है ना। तो रुको, एलिजिबिलिटी ना ऑफ, बोलो ओम्बुड्समैन, ऑम्बुड्समैन लिख दिया। चलो, अब इसमें तुम्हारा दो तरीके से है। इधर देखो, इधर तुम लोग मुझे दे दे के बताना। तो बीच में एंड है, एंड का मतलब प्लस। इधर बताओ तो ABC है, 3 है क्या, 1 2 3, ठीक है। तो ये 3 और है या तीनों के बीच में प्लस प्लस है। और इधर कितना है, इधर बाद में तुम देख पाओगे, अभी नहीं देख पाओगे। चलो इधर मैं चार्ट बनवा दूंगा, पहले बोलो पहला कौन है। पहला वो क्या होना चाहिए, भारत का है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारतीय नागरिक वो होना चाहिए। ओम्बुड्समैन बनना है तो ये हो गया ना, पहला ये हो गया। दूसरा बोलो, है हाई मोरल इंटीग्रिटी। अच्छा, हाई मोरल इंटीग्रिटी क्यों, जैसे मैंने विजय माल्या को बना दिया ओम्बुड्समैन, चलेगा, चलेगा, तब तो हो गया भाई, है ना। तो हाई मोरल का मतलब क्या होता है, मतलब नैतिकता के आधार पे अच्छा इंसान हो, बोलो जल्दी, तो वो अच्छा इंसान होना चाहिए। तो हाई मोरल इंटीग्रिटी का मतलब होता है आपका मार्केट में अच्छा नाम होना चाहिए, इंडस्ट्री में अच्छा नाम होना चाहिए, है ना। तो बोलो क्या लिखूं, हाई मोरल क्या इंटीग्रिटी, यही है ना। चलो तीसरा, इसका एज कम से कम कितना होना चाहिए, कम से कम है कि ज्यादा ज्यादा है, मिनिमम है कि मैक्सिमम, बताओ जल्दी। मिनिमम एज है, नॉट बिलो वर्ड है ना। तो मिनिमम एज ऑफ कितना, 45 ईयर्स। बताइए, इसका मतलब ओम्बुड्समैन जो भी है उसका एज कम से कम 45 ईयर्स होगा। तो कोई खास बहुत ज़्यादा फायदा तुम लोग के साथ नहीं है ना। है फायदा, नहीं फायदा है का, इसके ऑफिस में जाके कोई खास दोस्ती उस्ती करने से फायदा नहीं, ऑलरेडी पिताजी हैं ये। चलो खैर, तुम लोग ओम्बुड्समैन बनना। आइए, इसके बाद एंड है, इसके बाद क्या है, एंड। तो ये 3 तो पक्का। अब इधर से और में बहुत सारा होगा। पहला बोलो कौन है, डिस्ट्रिक्ट जज क्या, इज वॉज क्या, तुम लोगों को सिखाया है ये सब, क्या क्या वर्ड है, सिर्फ रिटायर्ड है बस, पक्का, इज नहीं है। आइदर रिटायर्ड जज, रिटायर्ड ही वर्ड है ना बस, तो इसका मतलब वॉज। आप क्या थे, बोलो डिस्ट्रिक्ट जज। और भी वर्ड है, देते बताओ जल्दी। अच्छा ये भी है ना, तो ठीक है, या तो आप थे डीजे, डीजे का मतलब हाँ डिस्को जॉकी, या आप में इतनी क्वालिफिकेशन है, क्वालिफाइड टू बी, बताओ डीजे, ठीक है। या तो आप थे या आप बन सकते हैं, ये ना क्या चीज, डिस्ट्रिक्ट जज। उसके बाद और होगा, चलो 10 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाए आपको, क्या चीज में, देखो तो क्या, इन एनी रेगुलेटरी बॉडी, इन एनी रेगुलेटरी बॉडी। जैसे सुनो, IBBI के चेयरमैन रहे हैं आप 12 साल से, अब बोलो क्या ओम्बुड्समैन बन पाएगा वो, यस। और स्पेशल नॉलेज से भी, या 10 साल का एक्सपीरियंस है, पूरा पढ़ो। मिनिमम 10 ईयर्स है ना इसमें। तुम लोग ना मत जीने दो मुझे, आ जाओ। यहाँ से बोल रहे हो ना ये, नहीं ये तो अलग हो गया, यहाँ से बोल रहे हो, हैविंग स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन लॉ, फाइनेंस, कॉर्पोरेट मैटर, इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 10 ईयर्स, तो है।
तो 10 ईयर बोल ही नहीं रहे हो, बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है, तो मैं नहीं सुन रहा हूँ। चलो आ जाओ। 10 ईयर एक्सपीरियंस इन बोलो, CSWT से एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल तक का सारे सब्जेक्ट का नाम बोलो, कौन कौन है? लॉ है, बोलो लॉ, फाइनेंस है, कॉर्पोरेट मैटर्स, कॉर्पोरेट मैटर्स, और बोलो इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा, बजाओ। ठीक है, ये हैंडराइटिंग तुम लोग को समझ में आया, वहां से उठा लेना। ठीक है, चलो और भी है, ये लास्ट है कि और भी है? इसके बाद देखो तो ये लास्ट है ना, तो चलो पूरा जगह लेकर लिखता हूँ फिर। अब बोलो क्या? 10 ईयर का एक्सपीरियंस है इसमें भी। 10 ईयर्स एक्सपीरियंस कहाँ? इन एन इन्वेस्टर एसोसिएशन। ठीक है, इन एन रिकॉग्नाइज्ड इन्वेस्टर एसोसिएशन। अब सुनो, इधर कितने हैं? ये 4, पर 4 में से कोई एक चाहिए ना, तो टोटल क्वालिफिकेशन 4 ही तो चाहिए। नहीं समझ में आया ये चीज? बताओ टोटल क्वालिफिकेशन कितने हैं? मतलब 3, मतलब कितने? 4, 3, 7 हैं या 4 है? 3 इधर से पक्का, उधर से कोई एक, क्योंकि सबके बीच में और चल रहा है ना। ये समझ में आया कैसे कैसे हुआ? चलो उतार डालो। तुम लोग फोटो खींच लो ना, घर पे लिख लेना आराम से, या अभी ब्रेक होगा बीच में लिख लेना। हो गया? फोटो खींच लिया? हटाऊं? जल्दी जल्दी। जल्दी से अपने चाइनीज फोन से फोटो खींचो। कैमरामैन फोकस करो। अरे चार्ट का फोटो खींचो, बगल वाले का नहीं। तो बच्चा बोले इसकी आंखों में चार्ट देखा है मैंने, इसलिए आंखों का फोटो खींच रहा हूं। है चलिए, हो गया? हटाऊं क्या? ऑम्बुड्समैन? हाँ, आप तो मैं बन सकता हूँ। बताओ मैं कैसे, किस में फॉल करूंगा? अरे हाँ, कहाँ कैसे बन जाऊंगा? क्या बात कर रहे हो? हे भगवान, अरे मैंने इधर देखा ही नहीं, मैंने ये देखा, ये 10 ईयर एक्सपीरियंस इन लॉ, फाइनेंस, कॉर्पोरेट मैटर्स, इकोनॉमिक्स, तो ये है ना, ये तो इधर से एक आ गया। इधर से हाई मॉरल इंटीग्रिटी है, सिटीजन ऑफ इंडिया हुई, मिनिमम एज ऑफ 45 ईयर्स में गड़बड़ हो गया मामला। तुम लोग बन जाओगे? तुम लोग 10 साल के बाद तो बन ही सकते हो तुम लोग, हैं? नहीं, मेरा तो एज अभी क्या 21-22 चल रहा है, तो क्या है। चलो खैर, हटाऊं? कुछ नहीं, एज में क्या ही रखा है। आइए, डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन, अभी हमने क्या पढ़ा था? क्वालिफिकेशन, अब क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन। बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अगर वो खुद ही अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो बताइए, दूसरे को सॉल्वेंट बनाएगा? अगला, अच्छा, किसी ऐसे ऑफेंस में फंसा हुआ जो किससे जुड़ा हुआ है? मोरल टर्पिट्यूड, जानते हो, नैतिकता के आधार पे गलत है, उधर लिखा हुआ था हाई मोरल इंटीग्रिटी का होना चाहिए। आप पर्सन ऑफ एनकेजियंस हैं, ये क्या मतलब हुआ? एनकेजियंस इज इक्वल टू अनसाउंड माइंड, हेंस प्रूव्ड एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, है ना। आप अनसाउंड माइंड के पाए गए और आपको कोर्ट ने भी डिक्लेयर किया, मतलब कोर्ट डिक्लेयर करे तो, बाकी तो हम सब एक दूसरे को क्या बोलते रहते हैं? अनसाउंड माइंड। अच्छा, आप चार्जशीट हो गए। चार्जशीट का मतलब किसी ऐसे ऑफेंस में चार्जशीटेड है जो किससे जुड़ा हुआ है? इकोनॉमिक ऑफेंस से जुड़ा हुआ है। चार्जशीट का मतलब समझते हो ना, जैसे पुलिस ने पकड़ा और पुलिस पकड़ के उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करती है, लास्ट में क्या फाइल होता है? चार्जशीट। तो चार्जशीट फाइल हो गया, इसका मतलब आप लगभग हालत आपकी ठीक नहीं है। और सुनिए, आपको अभी किसी इंटरमीडियरी को या किसी लिस्टेड कंपनी को, आपको मालूम इसी दोनों के खिलाफ कंप्लेंट सुनना है इसको, है ना, उसके वहां पर आप क्या थे? होल टाइम डायरेक्टर थे, और वहां से रिटायर हुए हुए अभी 3 साल गुजरे नहीं है। अच्छा, मान लो था, लेकिन अब 4 साल हो गया रिटायर हुए हुए, तो बन जाएगा। लेकिन अभी 2 ही साल रिटायर हुए हुआ तो, या वो अभी है वहां तो भी नहीं होगा।
मतलब आपका इन दोनों के साथ रिश्ता टूटे हुए कितना टाइम हो गया हो, 3 साल हो गया हो। पर याद रखना रिश्ता तब देखा जाएगा जब वो होल टाइम डायरेक्टर हो वहाँ। अच्छा वहाँ एनईडी रहा है तो उससे फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि एनईडी का क्या ही कितना ही इन्वॉल्वमेंट होता है कि नहीं। होल टाइम डायरेक्टर तो पूरा चला रहा था इसका मतलब। चलिए अच्छा, एक बार ये अपॉइंट हो जाएंगे तो कितने साल तक रहेंगे, 3 साल तक रहेंगे। रिअपॉइंटमेंट भी मिल जाएगा इनको, पर रिअपॉइंटमेंट करते करते भी आप कितने साल तक, 65 ईयर्स से ज़्यादा नहीं। अच्छा रिअपॉइंटमेंट कितने साल का है, बस 2 साल का। तो 3+2 होगा, क्या होगा 3+2, लेकिन एज का ध्यान रखना 65 ईयर्स से ज़्यादा के आप होने नहीं चाहिए। तो 45 से शुरू होगा 65 तक जाएगा, लेकिन कितना जाएगा, 5 ही साल तो मिलेगा, 3+2 है ना। रिअपॉइंटमेंट एक ही बार है ना, कितने साल का, 2 साल। बताओ ओम्बुड्समैन का क्या क्या काम है, बताओ फंक्शन क्या है। तो इनका काम है भाई कंप्लेंट सुनना। किसके खिलाफ कंप्लेंट सुनना, इंटरमीडियरी, लिस्टेड कंपनी या दोनों के खिलाफ, जो मैं शुरू में बता चुका हूँ। दूसरा, अच्छा सिर्फ अपने कंप्लेंट सुन लिया, कहा जाओ सुन लिया, जाओ सुन लिया या एक्टेड अपॉन। तो सुनिए, आपको कंप्लेंट को सुन के उसका क्या करवाना है, रेजोल्यूशन कराना है। रेजोल्यूशन का मतलब शिकायतों का निपटारा करवाना है। और कैसे करवाना है, सेटलमेंट करवा के। सेटलमेंट में एमिकेबल, एमिकेबल का मतलब आपसी, आपसी है ना, सेटलमेंट, ठीक है। एमिकेबल का मतलब शांति से। इसका मतलब ये कोई ऑर्डर पास नहीं करता है, ये सिर्फ तुम्हारा क्या करवा देता है, सेटलमेंट। तो एक तरीके का मीडिएटर टाइप का है, नहीं। अच्छा लेकिन पहले ये सेटलमेंट कराएगा, लेकिन अगर नहीं सेटलमेंट हो पाया तो देखो, अगर सेटलमेंट हो गया तो उसी सेटलमेंट को अप्रूव कर देगा, कर देगा। अच्छा नहीं सेटलमेंट हो पाया तो फिर एडजुडिकेशन शुरू होगा। क्या शुरू होगा, एडजुडिकेशन शुरू होगा। तो पहले, आजकल ये बड़ा सिस्टम चल रहा है, मैं देख रहा हूँ। कल मैं शायद, हाँ सीपीसी पढ़ा रहा था, सीपीसी कहाँ, जेएचजीएल में। तो उसमें कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट नाम का एक चैप्टर जोड़ा है मैंने भी सीपीसी में। तो उसमें भी यही है कि कॉमर्शियल कोर्ट में पहले केस जब जाता है ना, तो पहले वो क्या करवाते हैं, आपका मीडिएशन कराते हैं। अगर जो बच्चा कल पढ़ा उसको याद होगा, कम से कम 3 महीने और प्लस क्या था, 2 महीने और 3+2 महीने का मीडिएशन होता है। मीडिएशन फेल होता है तब एडजुडिकेशन शुरू होता है। जैसे तुमने सुना होगा डिवोर्स के केसेस में हमेशा ही यही होता है। जैसे आप कोर्ट में लेके जाओगे कि सर मुझे डिवोर्स चाहिए, जैसे आप लोग जाते रहते हो, अच्छा नहीं जाते हो, प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है तुम लोग का कि अभी से पिटीशन लगा के रखते हैं बाद में काम आएगा, हैं? अच्छा नहीं, ऐसा नहीं। तो सुनिए, तो उसमें क्या आपको जानते हैं, एडजुडिकेशन हो जाता है शुरू में, एकदम नहीं होता है। कल मुझे बच्चे सभी बता रहे थे, बच्चे सब ज़्यादा एक्सपीरियंस से ज़्यादा रिसर्च करते हैं कि सर 6 महीने का मीडिएशन शायद मैंडेटरी है। 6 महीने के बाद ही क्या बात आती है, एडजुडिकेशन की बात आती है। तो मालूम है आप लोगों को 6 महीने वाली बात मालूम थी आप लोग को कि 6 महीने पक्का है, मतलब मीडिएशन में जाएगा ही डिवोर्स का केस। अच्छा मेरे से पता चला है, चलो ठीक, काम तो तुम्ही को आएगा। खैर भगवान करे ऐसा कभी ना हो, आप लोग जिसके साथ रहें 7 जन्म तक रहें। कहीं इतना खुलेआम बोल रही है, नहीं नहीं, एक जन्म काफ़ी है, अगले जन्म में दूसरा एक्सपीरियंस है। चलो कोई बात नहीं, आइए। हाँ जी, जरा ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। एक हेडिंग है, हेडिंग पढ़िए, प्रोसीजर फॉर रिडरेशल ऑफ ग्रीवांस। ग्रीवांस का मतलब शिकायतें, रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांस का मतलब शिकायतों का निपटारा, ठीक है, लिखा शिकायतों का निपटारा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तुमको ये पढ़ना है, इसको कांटों का ताज पहनाओ, ग्राउंड्स फॉर कंप्लेंट। अच्छा एक बात बताओ, एक चीज बताओ, कंप्लेंट आप सेबी को भी कर सकते हैं और चाहें तो ओम्बुड्समैन को भी कर सकते हैं, बताया था ना। जनरली बहुत बार जब तुमको लगता है सेबी नहीं सुन रहा है तो आप किसके पास चले जाते हैं, ओम्बुड्समैन के पास चले जाते हैं, ये ना। आइए जी, अच्छा तुमसे पूछा जाए कि कंप्लेंट जब तुम करते हो तो क्या क्या कंप्लेंट करते होगे तुम। अच्छा बताओ, इसी को मैं बोल सकता हूँ कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंप्लेंट, बोलो, कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंप्लेंट्स। अगर अलग से क्वेश्चन पूछ लिया तो भी तो यही है, क्या है, कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंप्लेंट्स। बताओ तो क्या क्या कंप्लेंट्स हो सकते हैं तुम्हारे, पढ़ के बताओ तो। चलो बिना पढ़े बताओ, पहले बिना पढ़े बताओ, जबरदस्ती पढ़ रहा सब। अब सर बीवी खाना नहीं बना रही है, ये कंप्लेंट होगा।
अरे कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए कंप्लेंट्स क्या होंगे? देखो ये लोग यही गलती करते हो एग्जामिनेशन हॉल में, सब क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता है, बहुत बार आंसर वहां बनाना होता है, और जो बातें बनाने में नंबर 1 होते हैं वो बहुत अच्छा लिख जाते हैं। कितने लोग बातें बनाने वाले में से हो? बातें बना लेते हो ना, अब बाकी लोग सुनते हैं। तो एग्जामिनेशन हॉल में सुनोगे, क्या बात करते हो यार? बातें बनाना आना चाहिए। अभी मैंने आपको बोला कि कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए कंप्लेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो तुम्हारे माइंड में क्या आना चाहिए? कैपिटल मार्केट में हम गए क्यों हैं भाई? तो हम शेयर खरीदे हैं, तो क्या पता मतलब शेयर सर्टिफिकेट ना दिया हो, क्या ना दिया हो, शेयर सर्टिफिकेट ना दिया हो। अच्छा, शेयर खरीदा, डिविडेंड नहीं दिया हो, डिविडेंड वारंट ना आया हो, ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट डाले, ट्रांसफर नहीं कर रहा है, डिबेंचर खरीदे थे, इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, चार्ज क्रिएट नहीं किया है, मॉर्गेज क्रिएट नहीं किया है, रिफंड नहीं आ रहा है, अलॉटमेंट लेटर, अलॉटमेंट मनी ले लिया, अलॉटमेंट नहीं किया, अलॉटमेंट का पैसा वापस नहीं कर रहा है। तुम ही सोचो ना, यही सब होगा ना। नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग नहीं आ रहा मेरे पास आजकल, बोनस इशू का बोनस शेयर्स नहीं आया, यही ना। अरे तुम लोग को एक वीडियो दिखाया था मैंने इस कोर्स वाला शुरू में, उसमें भी तो दिखाया था ना तुम लोग, सेबी का दिखाया था, हर इन्वेस्टर की ताकत वाला दिखाया था। उसमें वो आके क्या बोलता है कि मेरा डिविडेंड वारंट मुझे अभी तक मिला नहीं। तो यही सब कंप्लेंट्स है ना, है कि नहीं? पहले बताइए आप। तो एक काम करो, अगर नहीं तुम लोग बात बना पा रहे हो तो इसको पूरा याद करना पड़ेगा। देखो पास तो सारे बच्चे को करना है, या तो तुम बात बनाना सीख लो और नहीं तो रटो, तीसरा कोई तरीका थोड़ी है। चलो पढ़ो। अब इसमें क्या करोगे पहले बताओ, ये पूरा पढ़ोगे या कीवर्ड्स को टिक लगाओगे? चलो तो कीवर्ड्स को तुम लोग टिक लगाओ, मैं नहीं लगाऊंगा। चलो जल्दी जल्दी कीवर्ड्स को टिक लगाओ, मुझे कम से कम 10 चाहिए, 10 कीवर्ड्स। जल्दी जल्दी 10 बन गया। सेक्शन 24 में बहुत सारे राइट्स हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो आगे चलें। चलो कंप्लेंट कैसे फाइल करोगे पहले बताओ। सबसे पहले कंप्लेंट किसके खिलाफ होता है? फिर से बोलो, लिस्टेड कंपनी और इंटरमीडियरी। चलो आओ, सबसे पहले आपको कंप्लेंट करना है ओम्बुड्समैन को, किसी भी ओम्बुड्समैन को या जिसके जुरिडिक्शन में उस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। ठीक है, पहले ठीक समझ में आ गया। अच्छा, मालूम चला कि जिस जुरिडिक्शन में वो लिस्टेड कंपनी है या वो इंटरमीडियरी है उसके लिए कोई ओम्बुड्समैन अपॉइंट नहीं हुआ है, तो जैसे मालूम चला कोई कंपनी है इम्फाल में लिस्टेड है। इम्फाल जानते हैं? इम्फाल एक जगह का नाम नहीं जानते हो? मतलब मणिपुर का कैपिटल तो है इम्फाल, मणिपुर का कैपिटल है ना। मान लो इम्फाल, और इम्फाल के लिए सेबी ने क्या नहीं रखा है? ओम्बुड्समैन नहीं रखा है, तो सेबी के हेड ऑफिस में है। कौन बोला? हाँ, ये यहां लिखा हुआ ना, देखो, ओम्बुड्समैन लोकेटेड एट हेड ऑफिस। मेन पॉइंट को टिक मारा करो, ऊपर नीचे पूरा मत पढ़ा करो, टाइम ही नहीं तुम लोग के पास। मिला? टिक कहाँ मारे? देखो मैंने कैसे कितना अच्छा मारा, देखो ना, तुम्हारे में नहीं होता, तो इसलिए कलरफुल पेन रखो। ओम्बुड्समैन लोकेटेड एट हेड ऑफिस, यहां पे तुम्हारा हाईलाइटर काम करता है ना। क्लियर है जी? अच्छा, जो तुम्हारा ओम्बुड्समैन लोकेटेड एट हेड ऑफिस मुंबई होगा,
वो खुद देखेगा या वो किसी को रेफर करेगा? फिर वो किसी को रेफर करेगा। कहाँ लिखा हुआ है? फॉर फॉरवर्डिंग दिस कंप्लेंट टू ऑम्बुड्समैन ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन। जैसे बोलेगा इम्फाल में नहीं है तो हो सकता है आसाम का कोई होगा तो आसाम वाले को दे देगा। नहीं समझे? ये समझ में आया? पहले तो जुरिडिक्शन में मिल गया ऑम्बुड्समैन तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो हेड ऑफिस को बोलो, हेड ऑफिस अपना भेज देगा। आगे बढ़े। चलो, जो भी कंप्लेंट होगा उस पर कंप्लेनेंट का साइन होगा या कंप्लेनेंट के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का साइन होगा, पर वो वकील नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वकील की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत नहीं है? वकील की जरूरत नहीं है। प्लेन पेपर पे भी, किस पे? प्लेन पेपर पे भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ऑम्बुड्समैन के लिए कंप्लेंट के लिए क्या वकील चाहिए? केस कर रहे हो जो वकील चाहिए कि कंप्लेंट है? क्लियर है जी? कोई दिक्कत? बाकी किसी भी तरीके से या जो फॉर्म स्पेसिफाइड होगा उसमें कंप्लेंट करोगे, ठीक। और याद रखिएगा, ऑम्बुड्समैन बहुत बार तुम्हारे कंप्लेंट को डिसमिस भी कर सकता है। कब? अगर कंप्लेंट क्या निकला? फ्रीवलस निकला। फ्रीवलस का मतलब झूठा। जानते हो ना, फ्रीवलस कंप्लेंट करने पे उल्टा एक्शन हो जाता है कि नहीं? क्लियर है? अब टिक लगा लिया सब? चलो, हाईलाइट कर लिया ना, बहुत बढ़िया काम किया। अच्छा बताइए, ऑम्बुड्समैन कोर्ट है क्या? ऑम्बुड्समैन कोर्ट है क्या? नहीं है ना? तो क्या है, इंडियन एविडेंस एक्ट लगेगा इनके प्रोसीडिंग्स पे? क्या सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी सब लगेगा या इनके खुद के प्रोसीजर्स होंगे? इनके खुद के प्रोसीजर्स होंगे। बस ये कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को मानते रहेंगे। सारे क्वासी जुडिशियल बॉडी के लिए यही तो होता है। कोई दिक्कत? इनका मन होगा ओरल हियरिंग कराएंगे, इनका मन होगा डॉक्यूमेंट्री कराएंगे। ठीक है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पहले बताओ। तो ये अपने मर्जी अनुसार ओरल कराते हैं, मर्जी अनुसार राइटिंग में कराते हैं, इनका जैसा मन करे। चलो अब आ जाओ, ये खत्म हो गया, ऑम्बुड्समैन खत्म। ऑम्बुड्समैन हो गया खत्म। अब कितना बचा? बस एक पेज बचा। ये है क्या हुआ? ऑम्बुड एक ही पेज बचा कि खत्म हो गया? एक ही ना। चलो अच्छा, उससे याद आया, एक ही पेज बचने से याद आया, एक बच्ची आई नहीं है अभी, मॉड्यूल फर्स्ट में है। अरे सुन लो, अरे शांत शांत शांत। क्या हो गया? क्या टिक लगा? वाह यारी, देखो यारी। एक बच्ची ऐसे बुक देखा, टिक लगा जल्दी। मतलब तुम टिक लगाना भूल गए उतनी देर में। चलो कोई बात नहीं, होता है होता है, इससे दोस्ती बढ़ती है ना। चलो ध्यान से सुनिएगा, इनफॉर्मल से याद आया। आप में से कितने, कल मैंने मॉड्यूल फर्स्ट में बताया था, मॉड्यूल सेकेंड में मैं नहीं बता पाया, तो मैं बता ही देता हूँ। आप में से कितने बच्चे गुड्स का डेफिनेशन पढ़े हुए हो? कंज्यूम, कल बताया था मॉड्यूल फर्स्ट में, अगर आपको याद हो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में पढ़े गुड्स का डेफिनेशन? नहीं, गुड्स का डेफिनेशन ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में भी पढ़ाया होगा तुम लोग, मूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन पढ़ाया होगा। भूल गए ये लोग। अरे तुम टोपा तो पढ़े हो यार मेरे साथ। टोपा नहीं पढ़े हो ईबीसीएल में? देखो टोपा तो दोनों बच्चा पढ़ा है, न्यू सिलेबस से जेआईजीएल में पढ़ा है, ओल्ड सिलेबस से ईबीसीएल में पढ़ा है। पढ़े ना टोपा? गुड्स का डेफिनेशन पढ़ाया था या मूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन पढ़ाया था, याद होगा तुम लोग को। तो उसमें एक जगह वर्ड आता है मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स, है ना, उसमें क्या क्या था बताओ? ग्रास था, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, थिंग्स अटैच टू द अर्थ, है ना, ऐसे ही कुछ था। और क्या था? ऐसे करके कुछ था ना। और उसके बाद उसमें एक लाइन लिखा हुआ था, विच इज अग्रीड टू बी सीवियर्ड। मतलब याद होगा, वो जब मूवेबल तब माना जाता है जब खेत में घास तो लगा है या क्रॉप्स तो लगा है, लेकिन उसको काटा जाना है। काटोगे उसके बाद वो मूवेबल है, लेकिन जब तक वो जमीन के साथ लगा हुआ है तब तक तो इमूवेबल है ना। याद है उसमें एक वर्ड आता है सीवियर्ड वाला, और वो जो सीवियर्ड वाला वर्ड आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। अभी कल गलती से एक बच्चे ने मुझे वीडियो भेजा, जब तुम लोग का एक वीडियो नहीं बनाया मैंने कि मैं आईसीएसआई के फेवर में थोड़ा बोल गया तो मुझे गालियां पड़ी, ठीक है। फिर मैंने कल बोला कि आप क्यों बच्चों को भड़का रहे हो? आपको मालूम होगा यूट्यूबर सब बच्चों को बहुत भड़का रहा है, वो पुणे, कोलकाता, कहाँ कहाँ से, दिल्ली से, कि दिल्ली चलो। एक का मैंने देखा थंबनेल, उसमें लिखा दिल्ली चलो। और मैंने अपने कल मॉडल फर्स्ट के बच्चों, मॉडल फर्स्ट का बच्चा मैच्योर नहीं होता है, मॉडल सेकंड में तो फिर भी मैच्योर है। इधर देखो, दिल्ली चलो भाई, अजीब बात नहीं है, पुणे या कहाँ का टीचर मुझे नहीं पता, वो बोल रहा है दिल्ली चलो, है ना, जहाँ भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है। और उसका बैकग्राउंड खुद ही बहुत हिला हुआ है जिसने वो सब लिखा है, दिल्ली चलो। एक बार तो बच्चों को भगा नहीं रहे, बच्चा अभी एग्जाम का तैयारी करेगा, 2 महीने के बाद एग्जाम है, कि दिल्ली जाएगा?
आप जरा मुझे ये बताओ आप। तो मैंने जब उसके खिलाफ बोला तो एक बच्ची ने मुझे वीडियो भेजा कि सर एक कोचिंग और भी है, बच्चे भेजते हैं मुझे, आपको विश्वास नहीं होगा सर, उसमें गुड्स का डेफिनेशन बता रहा हूँ, टैक्स का टीचर है, और टैक्स का टीचर मेरे फ्रस्ट्रेशन में, चूँकि मेरे यहाँ पढ़ाता था पहले, मेरे यहाँ से निकल के वो कोचिंग खोला और यहीं से सब कुछ सीख के गया, तो मेरा एम्प्लॉय रहा वो, तो उसका तो मैं बहुत ज़िंदगी भर रहा ना, तो उसको बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है मेरे से। तो 1.5-2 लाख सब्सक्राइबर बना लिया वो कहते हैं ना, कभी कभी बहुत सारे टीचर नहीं है। अब बड़ा अच्छा, एक हमारे यहाँ एक टैक्स के टीचर थे, उन्होंने बड़ा अच्छा नाम दिया था कि ऐसे ऐसे टीचर छिछोरे होते हैं, और छिछोरा वाला काम भी करते हैं। तो करते करते यूट्यूब पे क्या आ जाता है, सब्सक्राइबर्स बन जाते हैं। तो 1.5-2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। उसने सोचा कि नीतीश कुमार जायसवाल लॉ पढ़ाता है तो इसको लॉ पढ़ाऊंगा मैं भी। तो लॉ में घुसा, और लॉ में घुस के गुड्स का डेफिनेशन में क्या बोला है, विच इज अग्रीड टू बी सीवियर को बोला विच इज अग्रीड टू बी सावार्ड, और सावार्ड बोला, सावार्ड जो भी बोला, और उसके बाद बच्चे को बोलता है इस लाइन को पढ़ने की जरूरत नहीं, बेकार है। वो बेकार है या वही सबसे जरूरी है? आप जरा देखिए कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है। गुड्स का डेफिनेशन या मूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन, ये तो जिंदगी भर के लिए। अब वो जीएसटी में जबरदस्ती वही कहते हैं, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। यही होता है ना। अरे तुम टैक्स के टीचर हो, तुम टैक्स पढ़ाओ, कहाँ तुम लॉ में घुस रहे हो, सोच रहा है कि लॉ में नीतीश कुमार जायसवाल को टक्कर दे दूंगा। अरे भाई तुम जब मेरे यहाँ पढ़ाने आए, मैं उससे कितने साल से पढ़ा हूँ, 2010 से पढ़ा रहा हूँ मैं। 2010 से पढ़ाते पढ़ाते मेरा इंटरप्रिटेशन कहाँ पहुँच गया। अरे हर बैच में कुछ नई चीज़ सीखता हूँ ना मैं, और इतना लॉ पढ़ाता हूँ, वो कहाँ लॉ में मुझे हिला पाएगा। अब वो अभी टैक्स से घुसा लो, जो टैक्स की हालत खराब हो गई, सीएस में टैक्स का इज्जत रहा नहीं, तो वो लॉ पढ़ाने घुसे। बताइए, सीए लॉ पढ़ा रहा है, सीएस टैक्स पढ़ाए, वो फिर भी समझ में आता है क्योंकि सीएस में टैक्स है, मैं टैक्स पढ़ के सीएस बनाऊं। सीए में कितना लॉ है जो तुम लॉ पढ़ा रहे हो? अब जरा सोचिए। अब चक्कर है कि मैं यूट्यूबर हूं नहीं, तो मेरे ये 100 बच्चा सुन रहा है, उसका 1.5 लाख बच्चा सुनता है। अब जो 1.5 लाख को सुनाएगा वो तो हीरो बन जाएगा ना, समझ रहे हो? यही लोग बोल रहा है दिल्ली चलो, और माता पिता क्या बोल रहे हैं, और मेरे जैसा टीचर क्या बोला, घर में पढ़ो। तो घर में पढ़ो और दिल्ली चलो, मैं जीतेगा दिल्ली चलो वाला, क्योंकि उसका सब्सक्राइबर ज्यादा है। लेकिन सच्चाई क्या है पहले बताओ, दिल्ली चलो सच्चाई है कि घर में पढ़ो ये सच्चाई है? लोग नहीं समझते। अब बताइए कितना गलत पढ़ा रहा हो। वो तो एक वीडियो का एक बच्चे ने मुझे भेजा, तुम सोचो कितना गलत पढ़ाता हो। जब भी लॉ पढ़ाता हो कितना गलत पढ़ाता हो। और मैं जीएसटी पढ़ाता हूं और कस्टम पढ़ाता हूं, वो लॉ है इसलिए पढ़ाता हूं, और जीएसटी में लॉ ही तो है, तुम लोग भी पढ़ के आए होगे। सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, है ना, जीएसटी कंपनसेशन एक्ट, सब तो एक्ट ही है कि नहीं? पहले बताइए आप। और मैं उनसे अच्छा पढ़ा जाता हूं, उनसे ज्यादा फेस टू फेस में मेरे पास बच्चा है टैक्स में। अब मैं क्या बताऊं आप। तो ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जो आपको पता ही नहीं। वही बच्ची मुझे बताई कि सर आपका कोर्स चल रहा है ना, उनका कोर्स कंप्लीट हो गया। मैंने कहा कब कंप्लीट हो गया? कहा हो गया 10 दिन हो गया। मैंने कंप्लीट भी हो गया। मैंने कहा बुक कितना का? ये इतनी पतली बुक, इतनी पतली बुक है। अब आप जरा सोचो कि इस क्लास में बैठा हुआ कोई वहां का एजेंट अगर तुमको भड़काता है कि मालूम है वहां कोर्स कंप्लीट हो गया, वहां रिवीजन चालू हो चुकी, वो रिवीजन मैराथन पे ही जिंदा है, आपको मालूम होगा। आप देखना तुम रिवीजन मैराथन, जो हल्ला मचेगा यूट्यूब पे कि तुम पागल हो जाओगे, होगा ना। अभी शुरू भी हो गया होगा, है ना, स्वतंत्र रिवीजन, ये बैच रिवीजन, समाधान रिवीजन शुरू हो गया होगा। आप जरा सोचिए, पढ़ाया इतना है। एक लड़की यहीं की है, मॉडल फर्स्ट में आती है, यहाँ बैठती है, तुम लोग में से जो बच्चा मॉडल फर्स्ट में पढ़ता होगा, वो कल मुझे बता रही थी कि सर आपको मालूम नहीं है कि यहीं की एक CSEE की बच्ची एग्जीक्यूटिव में वहाँ चली गई। तो मैंने बोला तुमने उसको रोका नहीं? तो वो क्या बोली कि सर CSEE का रिजल्ट आने के बाद आप तुरंत बैच स्टार्ट करते हैं, और आपका 1 महीने में काफ़ी कुछ निकल चुका था, और वहाँ फ्रेश बैच स्टार्ट हुआ था। तो मैंने बोला मेरा 1 महीना निकला तो वहाँ फ्रेश बैच स्टार्ट हुआ, अब मेरे से 1 महीने पहले बैच कंप्लीट भी हो गया। ये कैसा चमत्कार हुआ भाई? आप सोच रहे हो, सुन रहे हो, आप नहीं समझे। आप प्लीज आप बात समझ, थोड़ा सा टाइम है इसलिए मैंने बोला। आप जरा सोच के देखिए, मेरे से 1 महीना बाद वहाँ फ्रेश बैच स्टार्ट हुआ, तो नेचुरली भी मेरे से 1 महीना बाद तक बैच चलना चाहिए, लेकिन मेरे से 1 महीना पहले बैच कंप्लीट हो गया। तो आप सोचिए कि वो क्या किया होगा। इतनी पतली बुक, और आप लोगों को कैसा था, आप ही लोग को दिखाया था मैंने कि एसबीसी ओल्ड सिलेबस में इंडेक्स ही नहीं था उस बुक में। हाँ, हैंड रिटन,
और वो भी कुछ भी, कोई बच्चा ऐसे तुम लोग में से किसी का हैंडराइटिंग अच्छा हो और तुम चार्ट बनाते हो, मैं तुमसे ले लूंगा और डाल दूंगा टेलीग्राम पे हैंड रिटन नोट्स और अपना साइन मार दूंगा। ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है सब? और तुम ही लोग बता रहे थे ना चार्ट मेरा ही है, उसको हाथ से लिख के और साइन मार देता है और चलाता है। तो मैं उन लोग के लिए क्या हो गया हूं, कंटेंट प्रोवाइडर। तो कभी आप लोग अगर दिल से सोचोगे ना, अगर तुम मेरे जगह पे होते तो तुमको दुख होता कि नहीं होता कि आप कितना मेहनत से चार्ट बनाते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे से वो पढ़ा हुआ ना आईबीसी, आईबीसी में जो अच्छा अच्छा चार्ट मैंने बनाया है आप सोच नहीं सकते हैं। आप लोगों ने आईबीसी में देखा होगा A to Z, IRP, RP पूरा लास्ट तक पहुंचा दिया है मैंने। कितना मेहनत से चार्ट बनाया है मैंने, लेकिन उसी को वही चार्ट को कॉपी किया ना, उसी चार्ट को कॉपी करके टेलीग्राम में घूम रहा है। अब मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं गुरुग्राम में हूं, टेलीग्राम में नहीं हूं। तो इस सब बात को थोड़ा सा लोगों को बताओ। आप नहीं बताएंगे। अभी आपको क्या मालूम है, मॉड्यूल फर्स्ट अभी होगा, तुम देखना उनके एजेंट घूमेंगे, मॉड्यूल सेकंड में वहां ले जाएंगे। तब तक जब तक बच्चा, एक तो बच्चा शर्म से वापस नहीं आएगा, या जब तक वापस आएगा तब तक यहाँ बैच काफी आगे निकल चुका होगा। तो ये बातें अगर तुमको झूठ लग रही हैं तो तुम क्रॉस चेक कर लेना। जानते हैं आप कंपनी लॉ की बुक में 250 पेज रखे हुआ है, अब मेरा कंपनी लॉ का बुक 1400-1500 पेज पहुंच जाता है, आधा भी लोगे तो भी 900 पेज होगा। बताइए, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो इस सब बात को समझो। ये यूट्यूब जब से आया ना तब से बर्बाद हुआ है। और मैं अभी भी आईसीएसआई के खिलाफ, ठीक है गलती तो खैर आईसीएसआई से हुआ है, जो बात है सो बात है, कितने गलत हैं कितने सही हैं, अच्छा गलत है वो भी तो आईसीएसआई ने बताया ना, बुरा मत मानिए प्लीज। अगर मान लीजिए टैक्स के में शायद सुना है कि मैंने इतने आंसर्स गलत थे या इतने क्वेश्चंस गलत थे, ऐसा ही कुछ हुआ है, ये कौन बताया? ये आईसीएसआई का जब गाइडलाइन आंसर निकला तो उसी में ये लाइन लिखा हुआ है कि क्वेश्चन के चारों ऑप्शन गलत हैं। यही हुआ ना एमसीक्यू में, ये भी तो आईसीएसआई ही बताया। और आईसीएसआई भी थोड़ी गलती कर रहा है, इन लोग के ट्रैप में फंस रहा है। आईसीएसआई को भी अपनी गलती मान के कमेटी बना के जिन लोगों ने वो क्वेश्चन बनाया होगा उसको निकाल देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर आईसीएसआई इतना एक्शन ले ले तो काम खत्म। आईसीएसआई में चल रहा है चापलूसी, बुरा मत मानिएगा, मैं खुलेआम बोल रहा हूं, तुम मैच्योर हो इसलिए बोल रहा हूं। आईसीएसआई के अंदर तुमको याद होगा उनकी ओरल क्लासेस चलती है, हालात आपको मालूम ही होगा। वहां बोला जाता है 40 क्लास में कंपनी लॉ खत्म करो, क्योंकि उनको 40 क्लास का 40,000 रुपया देना पड़ता है। तो समझ ही लो 40 क्लास में कंपनी लॉ खत्म कर रहा है। 40 क्लास में तो अगर सही ढंग से चलो, एक दिन में 4 क्लास लेता हूँ डायरेक्टर पे, तो मेरा डायरेक्टर जनरल मीटिंग और 2-4 शेयर कैपिटल मिलाऊंगा तो हो जाएगा। क्या पढ़ा रहा है? तो वहां वही लोग हैं जो वहीं घूम रहे हैं। कुछ बच्चा मेरे से पूछा आप क्यों नहीं आईसीएसआई जाते हो, तो मैं क्या करूंगा जाके? मैं बड़ा फोकस्ड आदमी हूं, मेरा फोकस मेरा कोचिंग है, मेरा स्टूडेंट है, मैं उसी के साथ रहता हूं। क्या करूंगा वहां जाके? मुझे चापलूसी करना है? मुझे क्या वहां ओरल क्लासेस चाहिए? बताओ जरा, सोचो ना तुम, सही बोलना कि नहीं बोलना पहले बताइए आप। तो ये सारी चीजें, इन सब चक्करों में मत पड़ना तुम लोग। आजकल एक बच्ची मुझे लिखी, सर मैं बहुत डेमोरलाइज हो रही हूँ, अभी दिखा दूंगा इसी फोन में, सर मैं बहुत डेमोरलाइज हो रही हूँ, ये क्या हो रहा है आईसीएसआई में, और एक लिंक भेजी एक टीचर का, पुणे के टीचर का। तो मैंने बोला तुमने वीडियो देखा क्यों? अब वो बच्ची बेचारी, वो बच्ची मेरे से पूछ रही है कि सर मैं बहुत डेमोरलाइज हो रही हूँ, यूट्यूबर से बहुत नेगेटिविटी फैला रहे हैं। अब इतना नेगेटिविटी फैला दिया ये लोग कि तुम लोग को क्या लग रहा पता नहीं, एग्जाम देंगे फिर भी फेल कर देंगे। अरे कितना भी फेल कर देंगे, लेकिन मेरे व्हाट्सएप चैनल पे 2 दिन पहले एक फोटो लगाया मैंने कि एक बच्चा है जो इस बार एग्जीक्यूटिव पास किया है, प्रोफेशनल में एडमिशन ले लिया है, और बच्चा मेरे से मिलने के लिए माता पिता के साथ 3 घंटा बैठा रहा। और कल मॉडल फर्स्ट की क्लास में कौन कौन बच्चा था? कल एक चीट आया था, एक बच्चा कंपनी सेक्रेटरी बना और वो भी वहां बैठा रहा, लेकिन मैं नहीं मिल पाया क्योंकि मेरा फोकस मेरा एग्जिस्टिंग स्टूडेंट, वो तो सीएस बन गया, बाद में भी मिल लेगा मेरे से, पर जिसको सीएस बनाना उसके साथ मेरा जाता रहना जरूरी है ना। मैं नहीं मिला, अगर आप लोग को याद होगा तो बताइए, अच्छे एग्जाम्पल्स भी दुनिया में है ना भाई। आप आईसीएसआई बहुत गलत कर दिया, 16 क्वेश्चन गलत था, लेकिन 16 क्वेश्चन में 16 मार्क्स कट गया। अगर तुमको 80 आ रहा था फिर भी तुम पास हो, 70 आ रहा था तो भी तुम पास हो, 60 आ रहा था तो भी तुम पास हो, लेकिन आ ही रहा था 50 तो तुम फेल करोगे ना। तो टारगेट रखो ना 80 का, और 80 लाते भी हैं लोग, नहीं लाते हैं क्यों? इस रिजल्ट में भी बहुत बच्चे का क्या एग्जाम्शन नहीं आया है, 60 से ज़्यादा नहीं आया है, पर इतना जरूर है। मैं फिर से बोलता हूँ, 1-2 बच्चों का कल मैंने देखा आंसर शीट, सच में आईसीएसआई ने बहुत गलत किया। अच्छे अच्छे आंसर्स पे उन्होंने 1 मार्क्स 1.5 मार्क्स डाला,
एक बच्ची का कल मैं देख रहा था, नाम नहीं बताऊंगा, इतना बढ़िया आंसर लिखी है, मतलब मैं देख के अगर मैं कॉपी चेकर होता तो उसको 60-70 पहुंचाए थे, जिसमें मैं खुद ही मार्क्स बहुत काटता हूं। मैं बड़ा ही फ्रस्ट्रेटेड आदमी हूं, मुझे हमेशा एक्सेलेंस चाहिए, तो भी मैं 60 मार्क्स देता उस बच्ची को, उसको 25 दिए हुआ। अच्छा एक चीज और इधर देखो, कल एक बच्ची का देखा, फिर दूसरे बच्ची का भी देखा, दूसरी बच्ची भी मेरे पास आई, वो दिखाई, कल तुम लोग में से कुछ बच्चों ने दिखाया ना मुझे आंसर शीट, नहीं दिखाया तो दिखा देना, ठीक है। आंसर शीट मैंने देखा, एक गलती तुम लोग मत करना, इधर देखो, इधर देखो, अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली बोलूंगा, नेगेटिविटी बोलूंगा तो तुम मेरे पीछे पीछे आओगे, और अच्छी बातें बोलूंगा तो उसको सुनने वाला कोई नहीं है। कलयुग चल रहा है भाई, जल्दी से वो श्री कृष्ण भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। वो कौन अवतार, को खत्म करना, मैं चाहता हूं एक बार डिसॉल्व हो और मेरा फ्रेश जन्म हो, समझ रहे हैं। और ये हो रहा है, आपको मालूम भी नहीं है, जिस हिसाब से वर्ल्ड में झगड़ा लड़ाई हो रहा है कंट्रीज के बीच में, ये वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहा है। एक उधर तो चल ही रहा है, उधर एक मैच चल रहा था, एक नया मैच शुरू हो गया। कौन सा मैच चल रहा था उधर, कौन है, नहीं यूक्रेन और रसिया। अब इधर सुना हमास और इजराइल, और हद किए भाई ये लोग, चाहे किसी की भी गलती हो, पर इतना डिस्ट्रक्शन। मुझे लग रहा है गलती से मिसफायर होकर एक बॉम्ब इधर आ गया तो बैच कैसे कंप्लीट होगा, है नहीं आएगा, काफी दूर है। एक्चुअली क्या होता है, दूसरे को देख के लोग सीखते हैं। अगर उधर मान लो कोई जीत गया तो उसको देख के दूसरे कंट्री जो उस नेचर के होंगे वो भी कहेंगे हम ये काम करेंगे। और मालूम नहीं है, जो हालात उधर है वही हालात भारत के साथ। भारत के भी आसपास के कंट्री कितने अच्छे दोस्त हैं हमारे, एकदम बना के रखते हैं बॉम्ब कि बस यही कर रहा है ना। तो मैं डरता हूं, आप लोग को लगता नहीं है। आपको क्या लग रहा है, उस दोनों की लड़ाई में जो जीतेगा उसके फॉलोअर बनेंगे। मान लो इजराइल जीत गया तो इजराइल के फॉलोअर कंट्रीज हो जाएंगे, अब हम भी इजराइल की तरह करेंगे। अब मान लो पैलेस्टाइन या हमास वो जीत गया तो उसके नेचर की जो कंट्रीज होंगी कहेंगे अब हम भी ऐसे ही करेंगे। समझ रहे हो, मारे जाएंगे हमारे जैसे लोग जो सीएस में फेल हो रहे हैं बार बार। बुरा मत मानिएगा, जो सच्चाई है। तो ये फिर से उसी दिशा में हम जा रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि पृथ्वी ज्यादा दिन टिकेगा। जिस हिसाब से बमबारी हो रहा है, जो कहते हैं माँ पृथ्वी, पृथ्वी को माँ ही कहते हैं ना, उसको चोट तो लग ही रहा है ना। आप समझिए इस बात को। तो ये सच में कलयुग है। अच्छे चीज़ों को कोई नहीं सुनता है, नेगेटिविटी को सब वायरल करता है और उसको सब अपने स्टेटस पे लगाता है, लेकिन मेरे वीडियो को नहीं लगाता। कहता है ये तो ICSI के फेवर में बोल रहा है, हमारे फेवर में कहाँ बोल रहा है। अब मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा। एक बच्ची ने गलती किया, गलती सुनो, याद रखना, कभी भी सक्सेस स्टोरी नहीं पढ़ना चाहिए। उसको पढ़ने का मन है पढ़ो, पर फेलियर स्टोरी जरूर पढ़ना चाहिए, जिससे आप सबक लेके आप फेल ना हो। उस बच्ची को आजकल ICSI ऐसे मार्किंग किया। कितने क्वेश्चन आते हैं तुम लोगों के, लगभग 23-24, मतलब वो ABC करके, अरे 24 आता है, चलो 25 मान लो 25, अरे 25 के हिसाब से इंटू कर लूंगा मैं, 24 के हिसाब में हिल जाओ। मान लो 25 क्वेश्चन आता है। ये कैसे मार्किंग करें मालूम है? तुम एक पेज लिखे ना, 1 मार्क्स 1.5 मार्क्स, देखा होगा, 1 मार्क्स 1.5 मार्क्स, 1 मार्क्स 1.5 मार्क्स, 1 1.5, ठीक। कहीं बहुत अच्छा है तो 2, कहीं बहुत अच्छा है तो 2.5। मेरे ही स्टूडेंट को मॉड्यूल 2 के सिक्योरिटी लॉ में इनसाइडर ट्रेडिंग का क्वेश्चन पूछा था पिछले बार, 5 में 5 भी दिया है, 5 में 5 मिला है उसको। इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत अच्छा लिखी थी वो, मतलब एक पेज पर 4 पैराग्राफ, चारों भरे भरे पैराग्राफ, तो उसमें 5 में 5 दे दिया। अच्छा, दूसरा और पेज देखा मैंने, उसमें भी वो पॉइंट लिखी है, पर वही है पतले पतले पॉइंट। देखो साइकोलॉजी है, भरे भरे पैराग्राफ 4, अब पतले पतले 10, तो पतले पतले 10 में बैठाया 1.5। अब बेचारी वो सही आंसर लिखी थी। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? इससे सीख लेना। और उस बच्ची का गलती क्या हुआ, 1 मार्क्स 1.5, 2, 1.5, किसी में 5 आ गया तो एवरेज अच्छा हो जाएगा, है ना। ठीक ठाक चल रही थी, लास्ट का 3 क्वेश्चन छोड़ के एग्जाम में आई थी, कर दी ना गलती। अगर वो 3 क्वेश्चन भी लिखती, 1.5 भी मिलता, 3 भी मिलता, 2 भी मिलता, तो 6 और होता, नहीं होता। उसको 36 मार्क्स आया हुआ, 36 में 6 और बढ़ता, 40 में सब्जेक्ट तो पास हो जाता। मान लो और किसी में 60-70 ले आती तो पास तो थी।
एक काम करना सिखा देता हूं अभी, बाद में भूल ना जाओ। तुम सारे क्वेश्चन का आंसर लिखना। अगर 25 है ना भाई, 2-2 भी दिया ना तो 50 है। अच्छा 1.5 देगा तो मेरा मैथ्स कमजोर है। 25 में 1.5 देगा तो 25 12 कितना होता है? 37, 37.5। अरे किसी में 2 भी तो आएगा यार। 40-40 तो तुम पहुंच ही जाओगे। 1.5 दे रहा है वो, मैं देख रहा हूँ 1.5 2, 1.5 2 दे रहा है। तो ये गलती मत करना। मैंने उस बच्ची को डांटा भी कि तुम ये क्या करके आई, छोड़ी क्यों तुम? सर अच्छा आंसर लिख रही थी। मैंने कहा अच्छा 5 में 5 मिला, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा उधर खराब हुआ। तो एक तुरंत उसके साथ एक बच्ची जो बता रहा था, सारी कहानी बता रही थी, बोली सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? हम कहेंगे टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, तो एक लाइन बोलूंगा। मैंने कहा घड़ी को ऐसे रखना, वही टाइम मैनेजमेंट है। तो बस इतना ही? तो मैंने तुमको यूट्यूब का वीडियो चाहिए इस पर? अब यूट्यूब के वीडियो में, यूट्यूब का वीडियो देख रहे हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए, और टाइम क्या कर रहे हैं? खराब। टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है? घड़ी सामने रखोगे, 6 क्वेश्चन है, 6 के एबीसी जो भी है तो 6 ही ना, तो 6 3 घंटे, तो एक क्वेश्चन कितने घंटे का? आधा घंटे का। आधा घंटा होते लिखना रोक दो। कहा सर अभी बहुत नॉलेज भरा हुआ है और लिखने का मन है, आप वो छोड़ दो, मार्जिन छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। जब सब हो जाए तो वापस आके उसको भर देना। नहीं समझ में आया? कितना भी बढ़िया लिख दोगे, 5 में 6 थोड़ी दे देगा। 5 में 4 मिल जाए, पर उधर उधर से 2-2 मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पहले ये बताओ मुझे। आज जब मैं एग्जाम गाइडेंस लूंगा या कुछ लूंगा तो मुझे फिर से याद दिलाना, मैं फिर से बोल दूंगा। ये कभी कभी भूल जाते हैं हम लोग। क्लियर है? और आंसर को एक्सपैंड करना सीखो। क्या करना सीखो? एक्सपैंड। जिसको हिंदी में मैं क्या बोला? बातें बनाना सीखो। अगर आप बातें नहीं बनाओगे, बात नहीं बनेगी। क्लियर है? बाकी लक फैक्टर को तो मैं क्या ही कर सकता हूं, है ना। बहुत बच्चे पास भी हो गए, बहुत बच्चे फेल भी हो गए, और बहुत अच्छे बच्चे भी बेचारे फेल हो गए जो उन्होंने सच में अच्छा लिखा था। चलिए, तो इतनी सारी बातें मुझे लगा बताना चाहिए, आज टाइम मिल गया था तो मैंने बता दी। चलो जल्दी से बोलो, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? तुम्हारे में भी ये बिना हेडिंग का है क्या? मैंने बिना कलर का है क्या? ये कलर है पूरा भरा हुआ ना? तो मेरे में क्यों नहीं है? आइएगा, आपकी जिंदगी ऐसी है। आओ, सेबी इनफॉर्मल गाइडलाइंस स्कीम 2023, 2003 ना, इनफॉर्मल गाइडेंस है। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये सेबी ने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, हम लोग के माइंड में भी बहुत बार ऐसा नहीं रहता है कि अगर ये प्रॉपर्टी खरीदूंगा तो कहीं इनकम टैक्स का छापा तो नहीं पड़ जाएगा, मान लो, या किसी को 20 लाख रुपया ट्रांसफर करूंगा तो कहीं इनकम टैक्स से नोटिस तो नहीं आ जाएगा? ऐसे मन में नहीं आता है? कभी मन में नहीं आता है। हमें मन में आता है कोई दे दे हमें। सुनिए, तो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा फैसिलिटी दे दे कि अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन पे डाउट है तो आप मेरे से पूछ के कर लो, और ये जो मैं आपको गाइडेंस दूंगा ये इनफॉर्मल गाइडेंस होगा। क्या होगा? इनफॉर्मल गाइडेंस होगा। तो इनफॉर्मल गाइडेंस से भी थोड़ा सा कंफर्ट तो मिल ही जाएगा। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोला, साहब मेरे पास ना 20 लाख रुपए अकाउंट में है, मैं पूरा 20 लाख एक बार निकालूं तो क्या हम कोई दिक्कत होगा? तो उधर से बोला नहीं, अगर 20 लाख रुपए आपने सही सोर्स से कमाया तो निकाल सकते हो। तो कहा चलो कंफर्ट में आ गए। क्या आ गए? कंफर्ट। इसी तरीके से शेयर मार्केट में आप कोई ट्रांजेक्शन करने जा रहे हो और आपको डर है कि लगता है ट्रांजेक्शन करके कहीं किसी सेबी के लॉ का कॉन्ट्रावेंशन तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि हर आदमी सेबी का सारा लॉ थोड़ी जानता है। नहीं समझ में आया? तो क्या सेबी से गाइडेंस मांग सकते हो आप? अच्छा, ये फॉर्मल गाइडेंस या इनफॉर्मल? तो सुनिए, इनफॉर्मल गाइडेंस में आपको सबसे पहले गाइडेंस जो मिलेगा, गाइडेंस कौन कौन ले सकता है? तो ये लोग ले सकते हैं। बोलो कौन कौन ले सकते हैं? इंटरमीडिएट ले सकता है, लिस्टेड कंपनी ले सकती है। अच्छा, लिस्टेड या ऐसी कंपनी जो लिस्टेड होने जा रही है, वो भी जो लिस्टेड होने जा रही है, जिसने लिस्टिंग एप्लीकेशन लगा दिया या जिसने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल कर दिया, तो इसका मतलब लिस्टेड होने पर है लगभग। उसके बाद अगला म्यूचुअल फंड, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, बोलो, और एक्वायरर। कौन सा एक्वायरर? जो टेक ओवर करने जा रहा है। तो इनको भी तो चाहिए ना कि मैं इतना शेयर खरीद रहा हूं, क्या पता वो ट्रिगर पॉइंट ना आ जाए, क्या मुझे ओपन ऑफर देना पड़ जाएगा क्या? इसका भी तो इनफॉर्मल गाइडेंस लेगा वो। अरे समझ रहे हो जो मैं बोलना चाह रहा हूं? तो बोलो इनफॉर्मल गाइडेंस कौन कौन लोग ले सकते हैं? लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड होने जा रही है, इंटरमीडियरी,
म्यूचुअल फंड, एसेट मैनेजमेंट कंपनी और अक्वायर, ये लोग इनफॉर्मल गाइडेंस ले सकते हैं। अच्छा, इनफॉर्मल गाइडेंस में वो दो तरीके का गाइडेंस देता है। पहला, नो एक्शन लेटर, जैसे सेबी आपको इंडिकेट करेगा, देखो बार बार फाइनल नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, इंडिकेट करेगा कि ये काम कर लो, मुझे नहीं लगता है कि प्राइमा फेसी तो देख के लग रहा है कि मैं उस पर कोई एक्शन नहीं लूंगा, मैं उस पर कोई एक्शन नहीं लूंगा, ये प्राइमा फेसी मुझे लग रहा है, तो ये इनफॉर्मल गाइडेंस है ना, क्लियर है। दूसरा, इंटरप्रिटेटिव लेटर्स, मतलब साहब ये ना, ये जो लॉ आपने बनाया है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो ये मतलब बताइए, तो ये डूज है कि डोंट है, तो उधर से बोला कि हाँ ये डूज है। सर जरा देखिए तो ये लैंग्वेज बड़ा घटिया लिखा है आपने, ऐसे मत बोलना, लैंग्वेज बड़ा अजीब सा लिखा हुआ है, ये पता नहीं चल रहा है कि ये परमिसेबल है कि प्रोहिबिटेड है, तो क्या उधर से इंटरप्रिटेशन दे देगा, बोल ही नहीं रहा कोई। तो बताओ दो तरीके के होते हैं, बोलो कौन कौन, नो एक्शन लेटर और इंटरप्रिटेटिव लेटर्स, वो आपको दे सकता है। अच्छा, फॉर्मली देगा या इनफॉर्मली, इनफॉर्मली, लेकिन फिर भी आपको एक कंफर्ट मिल जाएगा वो काम करने से पहले। अगला, अच्छा सेबी कभी कभी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, कभी कभी वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अब सिंपल सा क्वेश्चन पूछोगे तो थोड़ी रिस्पॉन्ड कर देगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पूछोगे तो उसको भी अच्छा लगेगा। जैसे तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो, विच आर जनरल, है ना, और इतना जनरल है कि जैसे आप पूछ रहे हैं कि सर इनसाइडर ट्रेडिंग करूंगा तो कुछ बोलोगे तो नहीं, कहा यार एक कैसा क्वेश्चन पूछा है, ये कुछ ज्यादा नेचुरल नहीं है कि भाई इस पर लॉ बना हुआ है, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, आई कि मजाक कर रहा है मेरे से, तो मजे ले रहा है मेरे से। अच्छा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पहले बताइए। अब जैसे तुम ही लोग को अभी तुम्हारा एग्जाम का टाइम आया, तो तुम लोग को कुछ फैसिलिटीज देना शुरू करूंगा कि तुम मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आंसर करूंगा। तो बच्चा कोई रात में पूछे, सो गए, तो जवाब दूंगा जवाब। इनफॉर्मल गाइडेंस का मतलब, गाइडेंस तुम क्वेश्चन पूछोगे तो ना गाइडेंस दूंगा। पूछ रहे सो गए, ये कोई क्वेश्चन है, तुमको इससे क्या मतलब। अरे पिछले बार हुआ था, तुम लोग का कुछ किया था ना, एक लॉन्च किया था नाइट अटैक, क्या नाम था, एनकेजे नाइट बूस्टर, उसमें बाद में ऐसे ऐसे आते थे मेरे पास, सो गए, बताओ। अरे मैं सो के आगे उठ गया, तुमको क्या मतलब है इससे, तो उसका जवाब दूंगा कि सो गए, यस, बताओ। तो वही वाली बात है, जनरल क्वेश्चन पूछोगे तो जवाब नहीं मिलेगा। अगला, या तुमने क्वेश्चन पूछा उससे ना पता नहीं चल पा रहा है, जैसे उसने बोला सर पैसा लगाना है, बताइए तो कहाँ लगाना है, क्या लगाना है, कुछ तो बता ही नहीं रहा है। चलो अगला, अच्छा हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मान लीजिए सर इजराइल से यहाँ कोई आ जाए और शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए, बताइए तो क्या होगा। ये कोई अजीब सा हाइपोथेटिकल नहीं है। अगला, जो रिक्वेस्टर है उसका रिलेशनशिप नहीं है। देखो जैसे मैं रिक्वेस्ट करूं, सर मैं ऐसा करने जा रहा हूं, तो बताएगा सर मैंने सुना है कि पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, आपका क्या सोच है, तो तुम्हारा क्या मतलब है पाकिस्तान से, सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल, पहले बताओ। अगला, सेक्शन वैक्शन नहीं बता रहे हो, मतलब कोई लॉ वो नहीं बता रहे हो, आप लॉ तो बोलो कि सर इस लॉ में क्या एक्शन होगा कि नहीं होगा, लॉ बोलना पड़ेगा कि सर मैं ये काम करने जा रहा हूं, लेकिन आप लॉ नहीं बता रहे। अगला, उसके बाद वो ऑलरेडी इशू कर चुका है, वो ऑलरेडी इशू कर चुका है, और क्वेश्चन जो तुम दोबारा पूछे हो वो लगभग सिमिलर है, तो एक क्वेश्चन का एक ही बार जवाब देगा ना। अगला, अच्छा ऐसे केसेस के बारे में पूछ रहा है जिसमें तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन छापा ऊपर लग चुका है, तो उधर से पूछ रहे हो, मतलब सर दोबारा छापा मारेंगे क्या, बताएगा वो। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरिंग के अंदर का कोई बात बताता है, तो जैसे वहां पूछ रहे हैं दोबारा छापा मारेंगे, सर कब मारेंगे बताइए, भाग जाएंगे हम लोग पहले से, मतलब बताएगा। चलो अगला, अच्छा एक बात बताइए, आप जो भी क्वेश्चन पूछते हैं किससे, सेबी से, तो इसका मतलब आप ऐसा करने का सोच रहे हैं, और ऐसा करने का सोच रहे हैं, कभी कभी आप छिपा के भी करते हैं, दुनिया को नहीं बताना चाहते हैं। जैसे मैं पूछूं रिलायंस का अगर मैं 90% शेयर लूं तो क्या होगा, इसका मतलब ये बात अगर मार्केट में आ गया तो इसका मतलब सब हल्ला फैल जाएगा, इसका मतलब रिलायंस का टेक ओवर करने वाला है, और मैं चुपके से टेक ओवर करने वाला हूं, तो क्या सेबी सबको बता देगा कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। देखो वो तब होगा जब आप उसको बोलोगे, अगर आप उसको बोलोगे साहब मैं चाहता हूं जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं उसका कॉन्फिडेंशियल ट्रीटमेंट हो, क्या हो, कॉन्फिडेंशियल ट्रीटमेंट हो, तो याद रखना फिर उस केस में वो 90 डेज का आपको कॉन्फिडेंशियल ट्रीटमेंट देगा। क्या देगा,
जो क्वेश्चन आप पूछोगे वो 90 डेज तक वो पब्लिक नहीं करेगा, लेकिन 90 डेज के बाद फिर वो क्या हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा। अच्छा, ये हमेशा है या आप रिक्वेस्ट करोगे तब? कहां लिखा हुआ है रिक्वेस्ट करोगे तो? लिखा है ना कि सर हमें क्या मिलना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल स्टेटस मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग नहीं बताना चाहते हैं ना। क्लियर कि नहीं क्लियर है, पहले बताइए। तो नहीं, 90 दिन तक, 90 दिन के बाद वो पब्लिक डोमेन में आएगा, पब्लिक डोमेन में वो आएगा ही आएगा। याद रहेगा, कोई दिक्कत? चलो, इसी के साथ ये छोटा सा चैप्टर हो गया KHATAM खत्म। ठीक है।